हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल के टॉपिक में कुछ सेफ्टी से रिलेटेड चीजें, जैसे हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, इंजरी क्या होती है, नियर मिस किसे कहते हैं, अनसेफ एक्ट क्या होता है और अनसेफ कंडीशन कैसे क्रिएट होता है। So we will cover all this topic in this video, and this video is going to be very interesting. So please चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे हजार्ड से। पिछले वीडियो में मैंने सेफ्टी के टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट and what is the role and responsibility of a safety officer or HSC professional। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करेंगे यहां से कि व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड प्लस रिस्क प्लस एक्सीडेंट इज इक्वल टू इंजरी। जैसा हम लोग जानते हैं कि हजार्ड कोई खतरा, हजार्ड किसे कहते हैं, किसी भी खतरे को। अगर उस खतरे के सामने हम जा रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, और अगर वो रिस्क हमारे बॉडी तक या हमारे शरीर तक पहुंचता है तो एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद जो हमारे साथ होता है उसे हम इंजरी कहते हैं। सो हजार्ड प्लस रिस्क प्लस एक्सीडेंट इज इक्वल टू इंजरी। बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड क्या होता है। हजार्ड अगर कहेंगे तो इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है कि हजार्ड इज अ पोटेंशियल कंडीशन waiting to be converted into an unwanted event। Hazard is omnipresent and all hazards are surrounded by stabilizing condition। Hazard एक ऐसी स्थिति है, ऐसी संभावित स्थिति है जो किसी भी एक्सीडेंट को होने के लिए वेट कर रहा है, यानी कि ये कन्वर्ट होने के लिए वेट कर रहा है एक्सीडेंट में। एग्जाम्पल के तौर पर, ए हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कहने का मतलब है कि हजार्ड कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमें या जो हमारे वर्क प्लेस पे नुकसान पहुंचा सके, उसे हम हजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ओपन इलेक्ट्रिकल केबल, बिजली के खुले हुए तार, ये क्या है, ये हजार्ड है। हजार्ड है, जब तक हम वहां नहीं जाते हैं तब तक हमारे साथ कोई इंजरी नहीं होगी, लेकिन वो एक हजार्ड है, ठीक है ना। दूसरा, सामने से कोई चीज बहुत तेजी से आ रही है, ठीक है ना, हमें चोट लग सकती है, हम इंजूर्ड हो सकते हैं, तो वो एक हजार्ड है। ऊपर से कोई गिरती हुई चीज, फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओवरहेड, ऊपर से कोई चीज अगर गिर जाए तो उससे चोट लग सकती है, तो वो एक हजार्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि हजार्ड किसी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज को हम हजार्ड कह सकते हैं। हजार्ड में जैसे समथिंग विथ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इवन द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन थिंक ऑफ डूइंग और समथिंग यू हैव डन वेरी मेनी टाइम्स बिफोर कुड हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हजार्ड को कैटेगराइज किया गया है, जैसे मैकेनिकल हजार्ड, एग्जांपल मूविंग मशीनरी, कोई ऐसी मशीन, घूमती हुई मशीन जिसे हमें चोट लगने की संभावना हो, चोट लग सके, वो हजार्ड है। केमिकल हजार्ड, समटाइम वी कैन सी इन द इंडस्ट्रीज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल हजार्ड। सो स्पिल ऑफ कोरोसिव केमिकल्स, केमिकल भी एक हजार्ड है। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, एग्जांपल एग्जॉस्ट, फ्यूम्स, डस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बायोलॉजिकल हजार्ड, एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट। फिजिकल हजार्ड लाइक स्लीपिंग, ट्रिपिंग ऑन वेट फ्लोर। ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड, एग्जांपल एक्सेसिव वर्कलोड। तो हजार्ड में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, किस किस तरह से हजार्ड हमें हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने 6 कैटेगरी में हजार्ड्स को डिवाइड किया है। मैकेनिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, इन्वायरमेंटल हजार्ड,
बायोलॉजिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड। बात करेंगे तो जैसा आप लोग समझ गए कि हैजार्ड क्या होता है। हैजार्ड वो हर एक चीज हो सकती है जो हमें नुकसान पहुंचा सके या जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो या जिसमें नुकसान पहुंचाने की संभावना हो, वो चीज हैजार्ड है, यानी खतरा है। हैजार्ड को हिंदी में खतरा कहते हैं। बात करेंगे रिस्क की। रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब होता है हिंदी में जोखिम लेना है। जैसे आप लोगों ने बहुत टाइम में कहा होगा, अरे यार ये चीज हम लोग कर रहे हैं, ये हम जोखिम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो रिस्क ले रहे हैं। अक्सर हम लोग जनरल वर्ड में भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि अरे छोड़ो, रिस्क मत लो, इस चीज में रिस्क मत लो। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, हिंदी में कहते हैं इसे जोखिम, ठीक है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो इट इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम ए हैजार्ड। किसी भी खतरे के सामने आना, उसे हम रिस्क कह सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि हैजार्ड एक ओपन इलेक्ट्रिकल केबल है, ठीक है ना। अगर हम उसके एक्सपोजर में जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज जाते हैं, ठीक है ना, उसके आसपास में जाते हैं, तो ये हम रिस्क ले रहे हैं। उस खतरे का सामना करना, उस खतरे के नजदीक में जाना, जाने जाने या अनजाने में, वो एक रिस्क है, ठीक है ना। When are exposed to a hazard, it is a risk. जब किसी खतरे का हम सामना करते हैं तो वो रिस्क कहलाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ये जान सकते हैं कि रिस्क क्या है। किसी खतरे का सामना करना वो एक रिस्क है, वो एक जोखिम है, ठीक है ना। जैसे कि सामने से कोई चीज बहुत तेजी से आ रही है और हम ठीक उसके सामने खड़े हैं, हट नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो बाइक चलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आप लोगों ने बाइक चलाया होगा और बाइक चलाते होंगे। सड़क पे हम बहुत तेजी से बाइक चलाते हैं, सामने से आती हुई चीज कोई दूसरी गाड़ी, और हम भी ओवर स्पीड में जाते हैं और उधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। गाड़ी जो आ रही है और हम उसके सामने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। हमको चाहिए कि अपने रूट पे चलें, अपने साइड में चलें। अगर हम अपने साइड में नहीं चल रहे हैं, ठीक उसके ही रूट में जा रहे हैं, तो वो एक रिस्क है, वो खतरा हमारे साथ हो सकता है और ये एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। और उससे हम इंजर्ड हो सकते हैं। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि रिस्क क्या है। किसी भी खतरे का सामना करना वो रिस्क होता है, ठीक है ना। इन द अदर वर्ड्स, रिस्क को हमने इसी तरह से अदर वर्ड में भी समझाया कि रिस्क क्या है। किसी भी खतरे का सामना करना, उसे हम रिस्क कहते हैं। बात करेंगे अब हम एक्सीडेंट की। जैसे मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, कि हैजार्ड, रिस्क, देन एक्सीडेंट। अब बात आती है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है ना, दुर्घटना। यानी कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाए हमारे साथ तो वो एक्सीडेंट है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि हैजार्ड का मतलब खतरा, खतरे का हम सामना कर रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना। और रिस्क ले रहे हैं तो वो दुर्घटना हमारे साथ हो गई तो ये एक्सीडेंट कहलाता है। एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे अपने इंग्लिश के वर्ड में? अक्सर ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स को ये चीजों का बहुत ज्यादा सही तरीके से जानकारी रखना चाहिए। सेफ्टी में मोर देन 1000 क्वेश्चन है, हजारों से ज्यादा क्वेश्चन है सेफ्टी के फील्ड में, और आपसे छोटे से छोटे क्वेश्चन में अगर आप फेलियर हो जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इंटरव्यूअर, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हैजार्ड, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हैजार्ड क्या है। वो पूछ सकता है कि व्हाट इज रिस्क, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि रिस्क क्या है। हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन प्रॉपर वे में हम समझा पाते हैं कि नहीं, ये बड़ी चीज है। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि यू आर वर्किंग एज ए सेफ्टी ऑफिसर और एचएससी प्रोफेशनल, व्हाट इज एक्सीडेंट। कोई भी आसानी से क्वेश्चन कर सकता है। तो इसका डिफिनीशन बताना और अच्छे तरीके से डिफिनीशन बताना ये जरूरी है एक एचएससी प्रोफेशनल के लिए, ठीक है ना।
तो हम क्या बता सकते हैं एक्सीडेंट को इंग्लिश में डिफाइंड अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। एक्सीडेंट को कैसे परिभाषित किया गया है कि एक अनप्लान्ड, जिसका कोई पहले से प्लानिंग नहीं है, और ये एक अनकंट्रोल्ड इवेंट है। ये ऐसी घटना है जो अनकंट्रोल्ड है, जिसकी पहले से प्लानिंग नहीं की गई, वो एक्सीडेंट है। इसे हम दुर्घटना कह सकते हैं। तो हम चाहें तो इंग्लिश में भी एक वर्ड में भी एक लाइन में भी बता सकते हैं कि एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट। ठीक है ना। दुर्घटना को हम ऐसे परिभाषित करते हैं जो एक अनप्लान्ड यानी कि उसका प्लानिंग नहीं पहले से हुआ है, और ये एक अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित घटना है। ठीक है ना। इट मे बी नोटेड, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक्सीडेंट में भी दो तरह के एक्सीडेंट होते हैं, फैटल एक्सीडेंट और नॉन फैटल एक्सीडेंट। बात करेंगे अभी। इट मे बी नोटेड दैट एन एक्सीडेंट मे बी फैटल और नॉन फैटल। यहां फैटल और नॉन फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। ठीक है ना, जिसमें जान जाने की संभावना हो, दैट इज कॉल्ड फैटल एक्सीडेंट। और नॉन फैटल एक्सीडेंट में जान जाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन उसमें भी एक्सीडेंट हुआ है और कुछ हानि हुई है, लेकिन जान जाने की बात नहीं है। तो इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन दिस वन? इट मे बी नोटेड दैट एन एक्सीडेंट में बी फैटल और नॉन फैटल। फैटल एक्सीडेंट कॉज डेथ, यानी फैटल एक्सीडेंट में डेथ भी हो सकती है और जान जाने की संभावना होती है, वाइल जबकि नॉन फैटल एक्सीडेंट कॉजेज इंजुरी, डिसेबिलिटी, लॉसेस ऑफ लिम्स। नॉन फैटल एक्सीडेंट में हमारे साथ इंजुरी हो सकती है, ठीक है ना, और डिसेबिलिटी हो सकती है। डिसेबिलिटी बोलेंगे तो अपंग हो जाना, शरीर का कोई अंग कट के निकल जाना, शरीर का अंग कोई फेलियर हो जाना, हाथ कट गया, पैर टूट गया बहुत बुरे तरीके से, आंख डैमेज हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी डिसेबिलिटी हो जाए, हम चल फिर नहीं सकते, सही प्रकार से काम नहीं कर सकते, हम परमानेंट डिसेबल हो गए। या लॉसेस ऑफ लिम्स, शरीर का कोई अंग लॉस हो जाना। अगर कोई ऊंचाई से गिर गया, स्कैफोल्डिंग से उसकी दुर्घटना हो जाती है, हो सकता है उसका हाथ कट जाए, पैर निकल जाए, पैर कट जाए परमानेंट, वो लॉस ऑफ लिम्स है। इन एडिशन एक्सीडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ मैन डेज। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि एक्सीडेंट किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फैटल हो या नॉन फैटल हो, एक्सीडेंट हमेशा हानि ही पहुंचाता है और मैन डेज लॉस करता है, यानी वर्किंग डेज का लॉस होना, साइड पे मैन आवर्स लॉस होना, ठीक है ना। एक्सीडेंट होगा तो हम ड्यूटी पे आ नहीं सकते हैं, जिससे कंपनी को भी लॉस होगा, हमारा पर्सनल भी लॉस होगा, बहुत तरीके के लॉस होंगे। एक्सीडेंट कैसे होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्सीडेंट कोई भी है, ज्यादातर बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज ए कॉज। बिना कारण का कोई दुर्घटना नहीं होती है, हर दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि एक्सीडेंट डज नॉट हैपन बट दे आर कॉज। एक्सीडेंट होते नहीं, किसी कारण कराए जाते हैं। अगर हम बहुत ही केयरफुली काम करेंगे तो एक्सीडेंट को कंप्लीटली रोक सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सही तरीके से काम नहीं करें तो दुर्घटना हो सकती है, ध्यानपूर्वक काम नहीं करने की वजह से, ठीक है ना। इंसिडेंट और नियर मिस क्या होता है ये समझेंगे अभी हम। इंसिडेंट कोई घटना, नियर मिस निकट चूक, नजदीक कोई दुर्घटना हुई जिससे हम बाल बाल बच गए। नियर मिस क्या कहते हैं? नियर मिस किसे कहते हैं? जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं वर्क प्लेस पे, साइट पे, और ठीक हमारे सामने कोई भारी चीज या भारी वस्तु गिरती है, हमने एक कदम आगे बढ़ाया होता तो हमारी दुर्घटना हो जाती और हमारी जान चली जाती। लेकिन एक कदम से पहले, बढ़ाने से पहले ही वो घटना हमारे सामने घट जाती है, ठीक है ना। तो इसे हम नियर मिस कहते हैं। An incident is defined as an event that could have resulted in an accident but did not. This may not result in damage. An example of near miss report of a person avoiding being struck by dropping an object. कोई आदमी किसी चीज का रिपोर्ट कर रहा है कि ये चीज जो है मेरे सामने गिरी थी, लेकिन मैं बाल बाल इससे बच गया,
बाल बाल बचने को ही निकट चूक कहते हैं और इसे नियर मिस कहते हैं, ठीक है ना, नियर मिस। ए नियर मिस एक्सीडेंट, a near miss incident can be defined an unwanted or unplanned event that had the potential to result in a loss। यहां had का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब उसमें ऐसी संभावना थी जो हमें सीरियसली इंजर्ड कर सकती थी, हमारी जान जा सकती थी, बट वो हुआ नहीं, हम बाल बाल बच गए, ठीक है ना, तो इसे हम नियर मिस कहते हैं। हमेशा याद रखिए आप लोग, साइट पे एचएससी प्रोफेशनल्स को कोई भी नियर मिस हो उसे रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर कोई भी अगर साइट पे काम करता हुआ आदमी है, हमारे मैन पावर हैं, हमारे साइट स्टाफ हैं, उनके साथ अगर कोई नियर मिस की इंसिडेंट होती है तो उन्हें चाहिए कि नियर मिस का रिपोर्ट एचएससी ऑफिस को करें और समय रहते उस नियर मिस को हम कंट्रोल करें, नहीं तो वो फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। नियर मिस एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है जिससे बड़ी जान माल की नुकसान साइट पे हो सकती है। A near miss accident does not result in an injury, death or any other loss, but the near miss is to be treated with the same seriousness as with an accident। नियर मिस कोई एक्सीडेंट नहीं है, उससे कोई दुर्घटना बड़ी घटी नहीं, वो एक इंसिडेंट था, निकट चूक था, लेकिन हमें एक एचएससी प्रोफेशनल को उतना ही सीरियस उसको भी लेना है जितना कि किसी एक्सीडेंट को हम सीरियसली लेते हैं। बाद में चल के वो एक्सीडेंट सीरियस एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो समय रहते इस पे कंट्रोल लगाना, कंट्रोलिंग मेजर्स लगाना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको रोक सकते हैं। बात करेंगे अब हम इंजुरी की। इंजुरी, ठीक है ना, इंजुरी का मतलब होता है चोट लग जाना, शारीरिक नुकसान हो जाना, इंजूर्ड हो जाना। हम कहते नहीं है कि किसी चीज से हमें चोट लग गया तो हमारा हाथ इंजूर्ड हो गया, हमारा पैर इंजर्ड हो गया, तो इंजरी का मतलब होता है चोट लगना। उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंजुरी कैन बी डिफाइंड एज ए हार्मफुल कंडीशन सस्टेन्ड बाय द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। किसी दुर्घटना के होने वाले परिणाम जो हमारे शरीर पे लगते हैं, जिससे कट जाना, छिल जाना, फ्रैक्चर हो जाना, ब्लड निकल जाना, ठीक है ना, ये सब चीजें जो होती हैं इंजुरी कहलाती है। या सर पे चोट लग जाना, आदमी कोमा में चला गया, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई शारीरिक चोट को हम इंजुरी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंजुरी किसे कहते हैं? शारीरिक चोट को ही इंजुरी कहते हैं। और ये इंजुरी कब होती है? एक्सीडेंट होने के बाद ये इंजुरी होती है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, इसलिए कि सेफ्टी की जितनी भी बुक्स आती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, ठीक है। सेफ्टी का मतलब ही इंग्लिश ही होता है। वर्ल्ड वाइड एक ही सिलेबस चलता है। दुनिया में हर पढ़ाई का अलग अलग स्कोप है। मैट्रिक आपने किसी और बोर्ड से किया, सीबीएसई से मैट्रिक करते हैं, 10th करते हैं तो उसका सिलेबस अलग होता है। बिहार बोर्ड से करते हैं तो सिलेबस अलग होता है। यूपी बोर्ड से करते हैं तो अलग होता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से करते हैं तो अलग होता है। बट सेफ्टी का एक ऐसा वर्ल्ड वाइड मेथड है जो दुनिया में एक ही तरीके का सिलेबस चलता है। सेफ्टी को आप यहां सेफ्टी कह रहे हैं तो यूएसए और यूके में भी सेफ्टी ही कहेंगे। हैजार्ड्स को अगर हम हैजार्ड्स कहते हैं यहाँ पे, तो यूएस और यूके में भी हैजार्ड ही कहेंगे। और जो रूल्स हम यहाँ पे बता रहे हैं या साइट पे हम फॉलो करवाते हैं एज एचएससी प्रोफेशनल, वही रूल आप दुनिया के किसी कंट्री में चले जाइए तो वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे। क्योंकि सेफ्टी का रूल्स आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ओशा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब जगहों से आता है, जो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में एक ही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इसलिए इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, जो बुक्स होती है, स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इंग्लिश में ही मिलेंगी। लेकिन मैं थोड़ा सिंपल वर्ड में इसलिए बताता हूं कि जो ये हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा अगर उनकी इंग्लिश कमजोर है, वीक है, तो वो भी इस चीजों को आराम से बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। इसीलिए कमेंट में बताइएगा मुझे, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो चीजें समझ में ना आए उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। अब बात आती है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की। कोई दुर्घटना, दो तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, एक रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और एक नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का मतलब हो गया कि हल्की फुल्की चोट लग जाना, हल्की फुल्की इंजुरी हो जाना, जिससे हमारे ड्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है।
ऐसी दुर्घटना जो किसी वर्कर के साथ साइट पे आज घटती है, उसे कोई हल्की फुल्की चोट लग जाती है, हल्का फुल्का हाथ कट जाता है या छोटी मोटी कोई इंजरी हो जाती है, जिससे वो उस दिन के लिए ड्यूटी बंद करके मेडिकल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, या वो एक दिन के लिए उस दिन रेस्ट कर लेता है। ठीक है, 48 आवर्स के अंदर फिर वो ड्यूटी पे अगर आ जाता है तो वो नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या है? ऐसी दुर्घटना जिसमें हाथ पैर फ्रैक्चर कर जाए, कोई सीरियस इंजरी हो जाए, वो इंजरी, वो दुर्घटना हमें ड्यूटी पे आने से रोके 48 घंटे के बाद भी, 48 आवर्स के बाद भी हम ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। सपोज दैट अगर किसी वर्कर का कोई पैर फ्रैक्चर कर जाए, इन केस, ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसी दुर्घटना किसी साइट पे हो, लेकिन बहुत कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि किसी वर्कर्स का कोई सीरियस इंजरी हो गया, पैर फ्रैक्चर कर गया, हाथ फ्रैक्चर कर गया। फ्रैक्चर करने का मतलब हड्डी टूट जाना। हड्डी अगर टूट गई, फ्रैक्चर कर गया, तो उस पर प्लास्टर आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें कहेगा कि 45 डेज आपको बेड रेस्ट करना है, उतरना नहीं है। तो क्या 45 दिन, 45 डेज या 30 डेज जो रेस्ट कर रहे हैं, ड्यूटी पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ऐसी दुर्घटना जो हमें 48 घंटे के बाद भी ड्यूटी पे आने से रोके, वो एक रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है, और ये इसका रिपोर्ट बनाकर HSC डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है, इसका रिपोर्ट होगा। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट के इसमें खाते में चला जाएगा कि हमारे साइट पे इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, या ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो भी होते हैं वो प्रोजेक्ट के चार्ट में चले जाते हैं। ठीक है ना। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या कह रहा है कि एन एक्सीडेंट प्रिवेंटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वर्क और फॉर ए पीरियड ऑफ 48 आवर्स और मोर इमीडिएटली आफ्टर द ऑक्यूरेंस ऑफ द एक्सीडेंट इज कॉल्ड ए रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। यानी ऐसी दुर्घटना जो किसी वर्कर को 48 घंटे के बाद भी ड्यूटी पे आने से रोके, ये एक रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है। ठीक है ना। दुर्घटना के कुछ कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। देखिए, अब यहां पे बात हम लोग समझेंगे दो चीजों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। दुर्घटना दो कारणों से होती है। देयर आर टू कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। पहला कारण होता है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है असुरक्षित कार्य, यानी हम असुरक्षित कार्य कर रहे हैं जिससे दुर्घटना होती है। दूसरा होता है अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जो असुरक्षित हो। ठीक है ना, जिसमें सुरक्षा के नियम्स को फॉलो नहीं किया जा रहा हो। ये दो तरह से एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर होता है, यानी प्राकृतिक आपदा। उसको छोड़ देंगे, प्राकृतिक आपदा तो नेचुरली कभी कभार आ जाती है, लेकिन ये दो एक्सीडेंट के मेन कारण हैं जो वर्क प्लेस पे, जो हमारे साइटों पे और जो हमारे कंपनियों में ज्यादा होते हैं। पहला अनसेफ एक्ट, किसी वर्कर के द्वारा, किसी इंप्लॉई के द्वारा की हुई गलतियों की वजह से दुर्घटना होना, जाने अनजाने में। दूसरा अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। ठीक है ना। तो यहां देखेंगे कि अनसेफ कंडीशन का क्या है। अनसेफ एक्ट्स आर एक्शन ऑफ ए पर्सन इन ए मैनर विच वेरी फ्रॉम द एक्सेप्टेड और लेजिस्लेटेड सेफ प्रैक्टिस एंड क्रिएट ए हजार्ड टू देमसेल्फ, अनदर पर्सन और इक्विपमेंट। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द अनसेफ एक्ट। कुछ यहाँ पे फॉलोइंग चीजें हम लोग देख रहे हैं कि अनसेफ एक्ट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अनसेफ एक्ट का मतलब ऑपरेटिंग विदाउट ऑथोरिटी। कोई ऐसा टूल्स है, कोई ऐसा इक्विपमेंट है, कोई ऐसा मशीन है जिसकी परमिशन चलाने की हमें नहीं है, फिर भी हम वो मशीन चला रहे हैं बिना अनुमति का और बिना अप्रूवल का। वर्किंग विद डिफेक्टिव टूल्स। हमारे एम्प्लॉय को यह समझ में आ रहा है कि ये ग्राइंडर मशीन, ये हिल्टी मशीन, ये जैक हैमर, ये वेल्डिंग मशीन जो मैं चला रहा हूं वो डिफेक्टेड है। ठीक है ना। लेकिन सोचते हैं कि चलो डिफेक्टेड है तो क्या हुआ, 10 मिनट के लिए बस काम है, थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना। जान के हम ये रिस्क ले रहे हैं और इस तरह से ये हम एक अनसेफ एक्ट कर रहे हैं जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऐसी मशीनों को चलाना। वर्किंग विथ रॉन्ग टूल्स। ठीक है ना। जिस काम में जो टूल्स इस्तेमाल होता है हमें उसी टूल्स का इस्तेमाल करना है, कोई और टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये अनसेफ एक्ट कहलाएगा। नॉट यूजिंग पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हेलमेट, डस्ट मास्क, सेफ्टी ग्लास, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, फुल बॉडी कवरऑल, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी शूज,
दिस ऑल आर कॉल्ड पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। साइट पे बहुत सारे हमारे ऐसे इंप्लॉइज भी देखने को मिलते हैं कि हेलमेट उनको दिया गया है सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से पहनने के लिए, लेकिन वो हेलमेट दबा करके बगल में दबा करके घूमते हैं, सर पे नहीं लगाते। ठीक है ना? तो इस तरह से पीपीज नहीं पहनना। तो ये सब कारण है अनसेफ एक्ट के, किसी इंप्लॉय के द्वारा करना। ठीक है? कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम ह्यूमन फॉल्ट, कुछ और भी इसमें ह्यूमन फॉल्ट है जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, जैसे टेकिंग शॉर्टकट। हम लोग अक्सर शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? आजकल भी नौजवानों में शॉर्टकट लेने का बहुत चलन और बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हर चीज हम शॉर्टकट में करना चाहते हैं। ठीक है ना? बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। और शॉर्टकट बोलूंगा तो आजकल एक सेफ्टी के कोर्सेज में भी शॉर्टकट चल रहा है। ठीक है ना? यानी कि 1 साल की पढ़ाई 20 दिन में सेफ्टी ऑफिसर कोई कोई इंस्टीट्यूट बना देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बैठे पड़े हैं जो 20 दिन में सेफ्टी ऑफिसर बना देते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 20 दिन वाला सेफ्टी ऑफिसर शॉर्टकट वाला सेफ्टी ऑफिसर है। ठीक है ना? तो आजकल लड़कों में भी ये ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी चीज को शॉर्टकट लेना। शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट जो होता है ये दुर्घटना का कारण बनता है। किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं लेना है। ठीक है? दूसरा है बीइंग ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो होंगे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते होंगे कि चलो मुझे तो इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। जैसे अभी मैंने बताया 20 दिन का क्लास आपने किया, कोई इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है कि 20 दिन में मैं आपको सेफ्टी ऑफिसर बना दूंगा और 20 दिन में सर्टिफिकेट दे दूंगा। ये सरासर गलत है। आप भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं 20 दिन का ज्ञान लेकर के कि 20 दिन का नॉलेज लिया, अब तो आप पूरा फुल कॉन्फिडेंट है अंदर से कि मैं तो सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर चुका हूं, मेरे पास डिग्री है, 20 दिन का कोर्स किया है। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो सेम ऑन द अदर हैंड, जब साइट पे कोई वर्कर काम करता है तो अति आत्मविश्वास का होना, आत्मविश्वास उसका बढ़ जाना। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का हद से ज्यादा होना ये गलत बात है। ठीक है ना? तो जब भी काम करें अपने दायरे में करें, अपने सीमा में करें और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। यह कारण हो सकता है दुर्घटना का। स्टार्टिंग ए टास्क विद इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे हमारे इंप्लॉइज जो होते हैं काम को पूरे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। फोरमैन या सुपरवाइजर या इंजीनियर ने उनको कोई टास्क दिया और सही से समझे नहीं और उन्होंने काम को स्टार्ट कर दिया, हाथ लगा दिया और उसमें कोई दुर्घटना हो गई। पहले काम को समझना है, प्लानिंग करना है। 1-2 मिनट 5 मिनट की प्लानिंग करेंगे, काम को समझेंगे, फिर काम को स्टार्ट करेंगे तो ये प्री प्लान्ड वर्क होगा। अनप्लान्ड काम को नहीं करना है। ठीक है ना? दूसरा है मेंटल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क। मेंटल डिस्ट्रैक्शन का मतलब काम की जगह पर अपना माइंड प्रेजेंट नहीं होना। हम काम कहीं और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और लगाए हुए हैं। साइट पे हमने अपना ड्यूटी के लिए शुरू किया है सारे टास्क, बट हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, फैमिली इशू में, घर पे, दोस्तों के साथ, माइंड में कुछ और ही चल रहा है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से किसी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और दिमाग कहीं और है, तो मशीन में जो चीज आप लगा रहे हैं उसमें वो मशीन में हाथ भी जा सकता है, आपका अंदर हाथ चला जाएगा तो हाथ कट जाएगा। तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग अनसेफ कंडीशन की। अनसेफ कंडीशन इज ए कंडीशन इन विच समथिंग एग्जिस्ट दैट वेरीज फ्रॉम ए नॉर्मली एक्सेप्टेड सेफ सिचुएशन एंड इफ नॉट करेक्टेड कुड कॉज इंजुरी। ऐसी स्थिति जिसको हम जानते बूझते सही नहीं कर रहे हैं और वो दुर्घटना का कारण बन जाती है। जैसे बैड हाउसकीपिंग। साइट पे हम काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हाउसकीपिंग इज द बैकबोन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में हाउसकीपिंग एक बैकबोन की तरह माना जाता है, ठीक है ना। तो साइट पे काम हम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग सही तरीके की नहीं है तो ये अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। डिफेक्टिव मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल्स। कुछ ऐसी मशीनें, डिफेक्टिव मशीन से हम काम कर रहे हैं या काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है फोरमैन, सुपरवाइजर या इंजीनियर के द्वारा। कोई वेल्डिंग मशीन, वेल्डर वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग मार रहा है और उसको लग रहा है कि ये मशीन जो है ओवरहीट हो रही है या इसमें ये आता है स्पार्क इससे निकल रहा है या ये मशीन ओवरहीट होके शॉर्ट सर्किट कर रही है, ठीक है ना। मशीन डिफेक्टिव है, लेकिन हम जब अपने फोरमैन और सुपरवाइजर से कहते हैं कि सर ये मशीन जो है ये झटका मारती है और ये मशीन सही नहीं है, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो वो कहते हैं कि अरे यार इसी से कर लो, अभी दूसरा मशीन चेंज करने जाएंगे तो 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा। तो ये अनसेफ कंडीशन है, मैनेजमेंट के द्वारा किया गया एक ऐसा स्थिति पैदा किया जा रहा है जिससे दुर्घटना हो सकती है। एक्सेसिव नॉइज, बहुत ज्यादा साउंड वाली जगह पर हम काम कर रहे हैं
और साउंड को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, कंट्रोलिंग मीजर्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं साउंड को कंट्रोल करने के लिए। इम्प्रॉपर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, साइट का सही तरीके से डिजाइन नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं ये अनसेफ कंडीशन की कैटेगरी में आती हैं और इस तरह से अनसेफ कंडीशन की वजह से दुर्घटना होती है। तो दुर्घटना के मुख्य दो कारण हैं, अनसेफ एक्ट, दूसरा अनसेफ कंडीशन। तो ये था हम लोगों का अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज ली होगी और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जहां तक हो सिंपल वर्ड में आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बता सकूं अपने क्लासरूम ट्रेनिंग में, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा इस चीजों का ध्यान रखिए और अगर कुछ वीडियो में आपको कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।